गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 19 अक्टूबर 2020 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी वनडे एग्जाम के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही पर्सपेक्टिव से आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, जो भी आपके कंसर्न में है, जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना है, कुछ सुझाव देना है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ, आप सुझाव दे सकते हैं, आपका स्वागत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आज का क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन कल हमने चर्चा किया था ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में। ग्लोबल हंगर इंडेक्स का रैंकिंग आ चुका है 2020 के लिए। तो आपको इसका जवाब देना है कि भारत की रैंकिंग अभी क्या है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत का क्या स्थान है। ऑप्शन ए है 92, ऑप्शन बी है 94, ऑप्शन सी है 102, ऑप्शन डी है 104। भारत का क्या स्थान है, कौन सा ऑप्शन सही है, इसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में वीडियो को पॉज करके सबसे पहले दे दें। वीडियो के आखिर में मैं इस पर डिस्कस कर दूंगा कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है। ओके, फर्स्ट पेज पे जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है एक तो यह है, एक और उपलब्धि, ब्रह्मोस मिसाइल के नौसैनिक वर्जन का सफल परीक्षण। ब्रह्मोस मिसाइल का आप लगातार सुनते होंगे कि ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण हो रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल देखो, जल, थल और नभ, नभ मतलब होता है आकाश, तीनों ही जगह से प्रक्षेपित किया जा सकता है। और इसका लगातार जो है इसका कह सकते हो परीक्षण चलते रहता है। कभी जल से चलता है, कभी स्थल से चलता है, कभी वायु से चलता है। और साथ ही साथ इसके स्पीड बढ़ाने पे भी वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। इसके स्पीड बढ़ाने पे और इसका रेंज बढ़ाने पे वैज्ञानिक लगातार काम कर रहे हैं। तो बेसिक हम डिस्कस करेंगे कि आखिर ब्रह्मोस मिसाइल है क्या। देखो, ब्रह्मोस मिसाइल जो है 2 लेटर से बना हुआ, ब्रह्म जोड़ मोस, ये 2 नदी का नाम है। ब्रह्म नदी जो लिया गया है वो ब्रह्मपुत्रा से लिया गया, और ब्रह्मपुत्रा नदी जो है भारत की नदी है। मॉस जो लिया हुआ है वो रसिया की नदी है, मोस्कवा। तो 2 नदी के नाम पे मिला करके इस मिसाइल का नाम रखा गया है ब्रह्मपुत्रा और मोस्कवा, जो रसिया की नदी है और इंडिया की नदी है। स्पष्ट है इसे 2 देश मिलकर तैयार कर रहे हैं या तैयार किए हैं, जिसका नाम है भारत और रशिया। एक क्रूज मिसाइल है। मैंने आपको बताया कि मिसाइल 2 प्रकार के होते हैं। एक बैलिस्टिक मिसाइल होता है, जैसे मान लो पृथ्वी का सतह है, और ये मिसाइल अगर यहाँ पे टारगेट को हिट करना है तो ये ऐसे जा कर के ऐसे स्लोप के माध्यम से टारगेट को हिट करेंगे। लेकिन अगर यहीं क्रूज मिसाइल होगी, मान लो धरती से ही छोड़ा जा रहा और इस टारगेट को हिट करना है, यहाँ से छोड़ा जा रहा, तो सबसे पहले ये ऊपर जाएगी ऐसे करके, उसके बाद ऐसे ऐसे करके जाएगी, और उसके बाद ऐसे करके जो है ये टारगेट को हिट करेगी। इस तरह से करती है। तो क्रूज मिसाइल जो है इस तरह से नॉर्मली इसका स्लोप ऐसे होता है, इसके बाद टारगेट को हिट करती है। तो यह एक क्रूज मिसाइल है जिसकी स्पीड जो है 2.8 मैक है। 2.8 मैक यानी लगभग कह सकते हो कि वायु की गति से लगभग 3 गुना गति इसकी है, इसलिए इसे सुपरसोनिक मिसाइल कहा गया। मैंने आपको बताया था सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम का स्पीड का रेंज क्या है। तो यह एक सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम है। इसकी वास्तविक रेंज जो है 290 किलोमीटर, 290 किलोमीटर की इसकी वास्तविक रेंज है। परंतु लड़ाकू विमान से दागे जाने पर यह 400 किलोमीटर तक पहुंच सकता है, और भविष्य में इसका दायरा 600 किलोमीटर तक बढ़े, इसके लिए लगातार वैज्ञानिक, लगातार डीआरडीओ मेहनत कर रहा, परीक्षण कर रहा। यह लक्ष्य भेदन क्षमता अचूक है। इसे दागो और भूल जाओ, फायर एंड फॉरगेट। फायर एंड फॉरगेट का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो मिसाइल आपने दाग दिया तो मिसाइल को बैक नहीं ले सकते आप। फायर एंड फॉरगेट का मतलब यही हुआ कि मिसाइल को आप बैक नहीं कर सकते। आपने टारगेट को हिट किया, मिसाइल दाग दिया, मिसाइल उस टारगेट को जाके हिट करेगा ही करेगा, आप उसको बीच में नहीं रोक सकते यहाँ से। और ये परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। पनडुब्बी से, एयरक्राफ्ट से, हवा से, जमीन से, कहीं से भी इसे दागा जा सकता है। जल, थल और नभ तीनों ही जगह से इसे दागा जा सकता है। और साथ ही साथ वैज्ञानिक इसके हाइपरसोनिक संस्करण बनाने के लिए भी मेहनत कर रहे हैं। हाइपरसोनिक संस्करण क्या होता है? अभी इसकी स्पीड कितनी है? 2.8 मैक है।
अब इस स्पीड को बढ़ा करके 5 मैक से अगर अधिक ये स्पीड कर दी जाती है तो उसे कहा जाता है हाइपरसोनिक स्पीड। 1 मैक होता है, कह सकते हो वायु की गति को लगभग 1 मैक कहते हैं। तो वायु गति से 5 गुना से अधिक गति अगर हो जाए मिसाइल की तो उसे कहा जाता है हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम। और इसे वैज्ञानिक मेहनत कर रहे हैं हाइपरसोनिक में कन्वर्ट करने के लिए। अभी यह मिसाइल सुपरसोनिक है, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल है और भारत की सबसे बेहतरीन मिसाइल सिस्टम है यह। देखो, भारत और चीन के बीच में आज वार्ता फिर होने वाली है और देखते हैं कि उस वार्ता के बाद क्या परिणाम निकलता है। क्या चीन के सैनिक पीछे हटते हैं, और चीन के सैनिक पीछे हटेंगे तो भारत के सैनिक भी पीछे हटेंगे। तो देखते हैं उस वार्ता का क्या परिणाम होता है, कल हम इस पर डिस्कस करेंगे। चीन से ही कोरोना वायरस फैलने के पर्याप्त सबूत। हमारे देश के जो है स्वास्थ्य मंत्री, इनका कहना है कि कोरोना वायरस जो है चीन के जो वुहान शहर है, वुहान वायरस भी इसे कहा जाता है। ट्रम्प साहब नॉर्मली इसे चीनी वायरस या वुहान वायरस कहते हैं। क्यों? क्योंकि चीन के वुहान के जो लैब है, वायरस का जो लैब है, उस लैब से ये वायरस निकला हुआ है। उस लैब से गलती से कहो या जानबूझ के कहो, लेकिन उसी लैब से ये वायरस निकला हुआ। तो भारत के पास भी ये पर्याप्त सबूत है कि ये वायरस चीन से निकला हुआ। अधिक इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए, राइट। अगले 4 वर्षों में दिल्ली सहित 100 शहरों की प्रदूषण साफ होने का भरोसा। पर्यावरण मंत्री जी का कहना है कि 100 शहर का पोल्यूशन हम कम करेंगे। चूँकि वैसे भी अगर आप देखोगे कि वर्ल्ड के टॉप 20 पॉल्यूटेड सिटी में 14 सिटी इंडिया का ही है। तो विश्व में सबसे अधिक पॉल्यूशन की खराब भारत की है। भारत का जो टॉप मोस्ट सिटी है, विश्व में सबसे अधिक प्रदूषण क्रिएट करता है वो। तो ऐसे कंडीशन में भारत को जो है पर्यावरण प्रदूषण के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए और भारत सरकार एक्शन ले रही है। यहाँ पे कुछ पॉइंट जो मैंने हाईलाइट किया। एक तो इन्होंने कहा है कि प्रदूषण के समाधान एक दिन में नहीं किया जा सकता, इसका समाधान एक लॉन्ग टर्म समाधान होता है, 1 डे में इसका समाधान नहीं हो सकता। साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि प्रदूषित इलाकों का पता लगाने के लिए समीप ऐप डाउनलोड करें। तो एक ऐप का नाम मैं चाहता हूं कि आप याद रखें, इस ऐप का नाम है समीर। समीर मतलब होता है हवा। समीर ऐप है इज़ वन ऑफ द एयर पोल्यूशन मिटिगेशन मेजर विच प्रोवाइड आवरली अपडेट ऑन नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। एंड नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में हमने आपको बताया था। तो ये प्रत्येक घंटा नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स का जो है डाटा रिलीज करता है, अपडेट जारी करता है। बाकी देखो, एयर पोल्यूशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एयर पोल्यूशन कैसे होता है, क्या क्या कारण से एयर पोल्यूशन हो सकता है, एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए सरकार क्या क्या कर रही है, वैज्ञानिक क्या क्या कर रहे हैं और क्या क्या किया जाना चाहिए, इस पर मैं चाहता हूँ कि आप एक अलग से टॉपिक बनाएं और उसी एयर पोल्यूशन के टॉपिक में दिल्ली एयर पोल्यूशन भी इंक्लूड होगा, राइट। बाकी अगर कोई रिपोर्ट आएगा एयर पोल्यूशन को लेकर के तो हम उस पर ज़रूर चर्चा करेंगे। नीति आयोग का एक बहुत पहले रिपोर्ट आया था, 2018 में रिपोर्ट आया था। तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे वो रिपोर्ट डाल दूंगा और आप में से जो लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं, जा करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। वीडियो अपलोड करने से पहले मैं इस तरह से हाईलाइट करके पोर्शन डाल देता हूँ वहाँ पे, ताकि आपको समझ में आए और ताकि आप पहले पढ़ लो। हमारे वीडियो अपलोड करने से पहले अगर आप पढ़ लोगे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं वहाँ हाईलाइट करके आपके लिए प्रोवाइड कर देता हूँ, तब आपके लिए अच्छा होगा। और साथ ही साथ दैनिक जागरण के PDF डाउनलोड करके अपने सिस्टम में रख लें, अपने मोबाइल में रख लें, क्योंकि कॉपीराइट का उल्लंघन हो सकता है। मैं ज़्यादा दिन तक कर सकता हूँ कि इसका PDF अपने टेलीग्राम चैनल पे नहीं रख सकता हूँ, मैं उसे डिलीट कर देता हूँ। इसलिए आप उसको डाउनलोड करके अपने सिस्टम में, अपने लैपटॉप में रख लें या अपने मोबाइल में रख लें। देखो, असम के बाद छत्तीसगढ़ में सबसे कम है बेरोजगारी दर। तो बेरोजगारी दर का कुछ डाटा दिया हुआ, मैं चाहता हूँ कि ये डाटा को नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं, 1 डे एग्जाम वगैरह में पूछ सकता है, या जानकारी के लिए आपको इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं आपको मेंस वगैरह में लिखने में काम आ सकता है। तो डाटा है कि अप्रैल और मई महीने में जो है सर्वाधिक बेरोजगारी दर थी। कोरोना महामारी फैलने से
3 महीने पहले की स्थिति पे गौर करें तो जनवरी में 7.22%, फरवरी में 7.76%, मार्च में 8.75% बेरोजगारी रही थी। अप्रैल में देखो ये काफ़ी बढ़ गया था, अप्रैल में बढ़ गया था 23.52% बेरोजगारी थी। मई में सुधार हुआ और बेरोजगारी दर में मामूली कमी हुआ, यानी मई में भी 21.73% बेरोजगारी दर थी। जून में कम होकर के 10.18% हो गई है, जुलाई में 7.4% हो गई है, अगस्त में 8.35 हो गया और सितंबर में 6.67 हो गया। तो बेरोजगारी दर में लगातार कमी हो रही है। इसका मतलब लोग काम पे जा रहे हैं, जिस तरह से लॉकडाउन समाप्त हो रहा है उसके बाद लोग काम पे जा रहे हैं। तो ये डाटा इंपॉर्टेंट है, कहीं आपको लिखने में कोरोना वायरस का क्या डिसएडवांटेज है या क्या प्रभाव भारत के इकोनॉमी में डाला है, उसको डालने के लिए आप मेंस में इसको लिख सकते हैं कि बेरोजगारी दर की कंडीशन ये हो गई थी कोरोना वायरस के समय में, राइट। जम्मू कश्मीर से गुलाम कश्मीर से आई हथियारों की खेप। मैं आपको ये हाईलाइट इसलिए किया हूँ कि आप ये समझें कि किस तरह से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है, जिसे हम गुलाम कश्मीर कहते हैं, उस गुलाम कश्मीर से जो है हथियार हमारे कश्मीर में आता है, हमारे देश में आता है और उससे आतंकवादी गतिविधि को बढ़ाने में वो मदद करती है। तो इस रूप में इसे आप समझ सकते हैं, हालांकि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो आज का मुद्दा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग पढ़ना। हालांकि मैं इस पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये अगर मैं डिस्कस करूँगा तो ये लंबा समय लग सकता है। हाँ, फिर कभी चर्चा होगी तो मैं ज़रूर इसको डिस्कस कर दूँगा कभी ना कभी, या फिर एडिटोरियल तो आएगा ही, मैं वहाँ पे इस पॉइंट को डिस्कस कर दूँगा। लेकिन ये ज़रूर पढ़ना आप। मांग की पूर्ति, मैंने आपको कल बताया था, चर्चा किया था थोड़ा बहुत, कि अगर इकोनॉमी को हमें पटरी पे फिर से लाना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है कि मांग क्रिएट करना होगा, डिमांड पैदा करना होगा। और मैंने पीपी किट का भी एग्जाम्पल दिया था। अब देखो, एक बहुत फेमस अर्थशास्त्री रहे हैं जो सबसे पहली बार जो विश्व में आर्थिक मंदी का दौर आया था 1929-30 में, तो उसके बाद उन्होंने एक सिद्धांत दिया था और उसका सिद्धांत काफ़ी फेमस है कि किस तरह से मंदी के दौर से कोई भी देश की अर्थव्यवस्था बाहर निकल सकती है। तो इस वैज्ञानिक का नाम, इस अर्थशास्त्री का नाम है किन्स, जॉन मेनार्ड किन्स। तो किन्स को आप कहीं भी कोट कर सकते हैं जब आपको लिखना हो मेंस में मंदी को लेकर के कि मंदी को किस तरह से हम रिकवर करें। तो किन्स का कहना था कि अगर मंदी से रिकवर करना, अगर देश के व्यवस्था को पटरी पे लाना, तो ऐसे कंडीशन में सरकार को राजकोषीय घाटा की चिंता नहीं करना चाहिए, अधिक से अधिक लोगों तक पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, ताकि लोगों में पैसा रहेगा तो मांग क्रिएट हो पाएगा। मान लो लोगों के पास पैसा होगा तो वो मांग क्रिएट करेंगे, वो अधिक से अधिक खरीदारी करेंगे, तभी तो जाकर इकोनॉमी रिफॉर्म्स होगा। लेकिन अगर पैसा ही नहीं होगा तो मांग कहाँ से क्रिएट करेंगे। तो मांग क्रिएट करने के लिए क्या क्या काम किया जाना चाहिए, यहाँ पे चर्चा किया हुआ है। और साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये समझो किन्स के माध्यम से, कि अगर मांग क्रिएट होगा तो क्या होगा, मांग क्रिएट होगा तो इन्वेस्टमेंट आएगा, निवेश आएगा, निवेश होगा तो क्या होगा, उत्पादन होगा, उत्पादन होगा, प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट होगा, एम्प्लॉयमेंट होगा तो क्या होगा, सेविंग होगा, और सेविंग होगा तो क्या होगा, फिर इन्वेस्टमेंट होगा। यानी जो ये इकोनॉमिक साइकिल है ये मूव करना शुरू होगा कब, जब मांग क्रिएट हो पाएगा, राइट। तो उसी को लेकर के 2-3 पॉइंट मैंने हाईलाइट किया है। एक तो ये पढ़ लेना, एक ये भी पढ़ लेना आप लोग, और ये भी पढ़ लेना। मैं इन तीनों जो तीनों पार्ट हैं, इन तीनों पार्ट को, या मैं कह सकता हूँ तीनों एडिटोरियल को मैं कंबाइन करके फिर डिस्कस कर दूंगा कि मांग क्रिएट करने के लिए सरकार क्या करे, राइट। पाकिस्तान के रास्ते पे चलता चीन बहुत अधिक इम्पोर्टेंट नहीं है। देखो आज इंडिया और चाइना के बीच में जो है मीटिंग होने वाली है लद्दाख में, दोनों देश के सेना के अधिकारी मिलेंगे, वार्ता करेंगे कि क्या कदम उठाया जाना चाहिए। भारत की क्या मांग है, भारत की सिंपल मांग है कि जो LAC, हाँ, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो भारत और चीन के बीच में है,
जो परसेप्शन के आधार पे लाइन है, देखो एलओसी क्या है कि परसेप्शन के आधार पे, एलओसी क्या है, जो पाकिस्तान के साथ है उसका एक एक इंच जो है वो पता है हमें, उसको मेजर किया गया है, यूनाइटेड नेशन की निगरानी में उसे मेजर करके एक एक जगह खंभा गड़ा गया। लेकिन एलओसी में चीन के साथ ऐसा नहीं हुआ। तो परसेप्शन के आधार पे है तो क्या होता है कि कभी भारत की सैनिक जो है चीन के साइड में चले जाते हैं और कभी चीन के सैनिक इंडिया के साइड में आ जाते हैं। लेकिन इस बार तो हद ही हो गया कि चीन के सैनिक पूरी तरह से इंडिया के क्षेत्र में लगभग आ गए थे। तो भारत की जो मांग है, भारत की मांग है कि जो मई में एनेक्सेशन शुरू हुआ गया, तो मई से पहले की स्थिति में चीन लौटे, यानी अप्रैल की स्थिति में, अप्रैल में चीन के सैनिक जहाँ थे वहाँ चले जाइए, उसके बाद हम भी अपने सैनिक को जहाँ थे वहाँ ला आएंगे। राइट, तो ये वार्ता होने वाली है। अब देखो एक रणनीति के बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। चीन की नरम गरम रणनीति पे चल रहा है, चीन नरम भी रणनीति पे, गरम रणनीति पे भी चल रहा है। नरम रणनीति क्या होता है, जब चीन और भारत के जो है सेना के अधिकारी को वार्ता करते हैं तो नरम रणनीति होता है, यानी दोनों अच्छे से बैठ के वार्ता करते हैं। लेकिन वहीं जो चीन के प्रवक्ता हैं वो गरम रणनीति पे चलते हैं, यानी वो जो है इस तरह का बयान देंगे क्या कि लद्दाख जो है भारत का हिस्सा नहीं है, लद्दाख तिब्बत का हिस्सा है, और चूंकि तिब्बत चीन का हिस्सा है इसलिए लद्दाख भी चीन का हिस्सा है। इसी संदर्भ में वो अरुणाचल प्रदेश के बारे में भी बोलते हैं कि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा नहीं है, अरुणाचल प्रदेश तिब्बत का हिस्सा है, और तिब्बत चूंकि चीन का हिस्सा है इसलिए अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है। तो ये दावा चीन लगातार करता रहता है। राइट, अब देखो भारत के संदर्भ में जब आप देखोगे तो भारत भी अभी नरम गरम रणनीति पे चल रहा है चीन के साथ। नरम गरम रणनीति क्या है कि भारत के देखोगे, अगर आप विदेश मंत्री का स्टेटमेंट, जयशंकर जी का स्टेटमेंट देखोगे तो वो पूरी तरह से नरम रणनीति पे चल रहा है। वो बोलेगा कि वार्ता होना चाहिए, हमेशा टेबल टॉक होना चाहिए, मिल के बातचीत करना चाहिए, इस तरह का जो है पॉइंट आप सुनोगे कि एस जयशंकर जी बोलते हैं। और वहीं पे जो है हमारे देश के रक्षा मंत्री है वो गर्म रणनीति पे चलते हैं, राजनाथ सिंह जी। वो बोलेंगे कि भारत जो है खड़ा है चीन के साथ युद्ध करने के लिए, चीन आक्रमण करेगा तो हम भी आक्रमण करेंगे, चीन का एक एक ईंट का जवाब पत्थरों से दिया जाएगा। इस तरह का स्टेटमेंट जो है हमारे देश के रक्षा मंत्री देते हैं। तो जो रणनीति चीन अपना रहा है भारत के संदर्भ में, नरम गरम रणनीति, वही भारत चीन के संदर्भ में भी अपना रहा है। जयशंकर जी जहाँ पे नरम रणनीति पे चलते हैं और वहीं पे जो है राजनाथ सिंह जी गरम रणनीति पे चलते हैं। बाकी कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है। देखो चीन और भारत के संदर्भ में अगर आप देखोगे तो सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यह। आपको ये पता होना चाहिए कि दोनों के बीच में क्या ऐतिहासिक संदर्भ है, दोनों के बीच में क्या पॉजिटिव संदर्भ है, यानी कहाँ पे भारत और चीन मिलकर काम कर रहे हैं। अभी यूएनएफसीसी ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के लिए भारत और चीन मिलकर काम कर रहे हैं। तो ऐसे कई जगह है जो वहाँ भारत और चीन मिलकर काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ निगेटिव पॉइंट कि भारत और चीन का विरोधाभास कहाँ है, इसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। देखो मानवाधिकार का मुखौटा चीन, दो तीन पॉइंट मुझे डिस्कस करना। चाइना पाकिस्तान दोनों ही चुना गया है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के सदस्य के रूप में अगले 3 वर्ष के लिए। साथ ही साथ रसिया इस संगठन का पहले से ही पार्टनर है और तीनों ही देश अपने देश में मानवाधिकार का उल्लंघन कर रहा है। इसी के संदर्भ में यह आर्टिकल राइटर ने लिखा है। तो सबसे पहले तो आप ये जानो कि 10 दिसंबर 1948 को पेरिस में मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट, हस्ताक्षर ऐतिहासिक दस्तावेज जो है प्रस्तुत किया गया था 10 दिसंबर 1948 को। एक महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत किया गया था और यही कारण है कि 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष ह्यूमन राइट डे मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। क्यों? क्योंकि इसी दिन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट प्रस्तुत किया गया था। दूसरा है कि इसके 47 मेंबर हैं,
राइट। इसके जो है 47 मेंबर है जो 3 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, यानी चीन और पाकिस्तान जो चुना गया वो अगले 3 वर्ष तक इसके सदस्य रहेंगे। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा में है और इसकी स्थापना 15 मार्च 2006 को हुई थी। इससे पहले जो संगठन था वो था यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट, तो इसको रिप्लेस करके UNHRC ने जगह लिया। अब देखो ये तो बेसिक पॉइंट हो गया जो प्रीलिम्स के में आपको काम दे सकता है, लेकिन ये जो एडिटोरियल है ये मेंस में कैसे काम देगा कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल किस तरह से कमज़ोर हो रही है। पहली बात कि अमेरिका इससे बाहर हो गया, USA इससे बाहर हो गया। क्यों बाहर हो गया? क्योंकि USA का आरोप था कि जिस तरह से यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल इजराइल में जिस तरह से काम करती है, इजराइल पे जिस तरह से नज़र रखती है उस तरह से वो पाकिस्तान पे नज़र नहीं रखती हैं, उस तरह से बेसिकली वो चीन पे नज़र नहीं रखती हैं। यानी चीन अपने यहाँ ह्यूमन राइट काउंसिल का उल्लंघन करता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इजराइल करता है तो आपको दिखता है, चीन करता है तो आपको नहीं दिखता है। ये आरोप था अमेरिका का और इसी आरोप को लगा करके अमेरिका अलग हो गया। और साथ ही साथ कल परसों अगर आप देखोगे तो माइक पोम्पियो का एक बहुत ही फेमस जो है कोट आया। उन्होंने कहा कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल से अमेरिका अलग होकर अच्छा काम किया था क्योंकि इस संगठन में चाइना जैसे देश को चुना गया। तो कमज़ोर क्यों हो रहा है? क्योंकि चीन, पाकिस्तान और रशिया इन 3 देश जो है इसके सदस्य हुए हैं। अब देखो पाकिस्तान में क्या होता है कि माइनॉरिटी पे अतिक्रमण होता है। पाकिस्तान में हिंदू पे, क्रिश्चियन पे लगातार उसके अधिकारों को जो है कह सकते हो दमन होता है। कई सारे हिंदू और क्रिश्चियन को जो है मुस्लिम में कन्वर्ट किया गया। आपने सुना होगा कि इस्लामाबाद में एक मंदिर बनने वाला था तो वहाँ के लोगों ने एक मंदिर नहीं बनने दिया, सोच सकते हो आप। और किस तरह से वहाँ पे मूर्तियाँ तोड़ी गई, किस तरह से वहाँ का मंदिर तोड़ा गया, वो सबके सामने है। तो माइनॉरिटी के अलावा जो अहमदिया कम्युनिटी है, जो मुस्लिम की एक कम्युनिटी है, उस पर भी वहाँ जुल्म होता है। अहमदिया को भी मुस्लिम नहीं मानते हैं पाकिस्तान के लोग। और साथ ही साथ हमने देखा है कि सिया कम्युनिटी को लेकर भी किस तरह से कुछ समय में पहले ही हज़ारों लोग, लगभग 25 से अधिक हज़ार लोग, 25-30 हज़ार लोग सड़क पे आ गए थे सिया सिया काफिर सिया कहते हुए। तो सिया कम्युनिटी को भी वो लोग नहीं मानते हैं, राइट। सिया सिया काफिर सिया ऐसा स्टेटमेंट देते हुए वो लोग रोड पे आ गए। तो पाकिस्तान का संदर्भ ये बता दिया मैंने आपको। अब देखो चीन का क्या है। चीन ने तिब्बत पे अधिग्रहण किया, राइट। चीन ने तिब्बत पे ज़बरदस्ती अपने में मिलाया। चीन ने हांगकांग के लोकतंत्र को दमन किया। हांगकांग में लोकतंत्र था लेकिन चीन उसका दमन किया। चीन उस पर जो है हांगकांग को पूरी तरह से चाइना में मिला लिया। उइगर मुस्लिम पे अत्याचार, 10 लाख से अधिक उइगर मुस्लिम पे चीन अत्याचार कर रहा। वियतनाम को लेकर के चीन लगातार अग्रसर है। साथ ही साथ ताइवान को लेकर के चीन जो है लगातार हमला कर रहा, राइट। तो ऐसी कंडीशन में इन देशों के साथ मानवाधिकार का उल्लंघन कर रहा है और चीन अपने सभी पड़ोसियों को सता रहा है। इसके बाद देखो रशिया का। रशिया ने किस तरह से क्रीमिया का अधिग्रहण कर लिया, राइट। क्रीमिया को अपने में मिला लिया। तो ये तीनों देश जहाँ पे लोकतंत्र नहीं है, एक तरह से 2 देश में तो पूरी तरह से लोकतंत्र नहीं है, चाइना और रशिया में, और पाकिस्तान में भी लोकतंत्र नहीं है एक तरह से। तो ये देश अगर ह्यूमन राइट काउंसिल का, जिस संगठन का काम है मानवाधिकार की रक्षा करना, उसी संगठन का ये लोग पार्ट होते हैं, सदस्य होते हैं, तो निश्चित तौर पे मानवाधिकार की रक्षा नहीं हो पाएगी। इसी पॉइंट को राइटर ने यहाँ पे बताया। 4 वर्षों में शुरू होगी 25 नई औद्योगिक इकाइयाँ। देखो मैं चाहता हूँ कि आप लोग नेट पे जाना, ये संगठन के बारे में ज़रूर पढ़ना। उद्योग संवर्धन और आर्थिक व्यापार विभाग, राइट। DPIIT मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का ये पार्ट है। इसके बारे में जाकर ज़रूर पढ़ना। बहुत सारे देश में परियोजनाओं को ये संगठन जो है रेगुलेट करने का काम करती है, इसलिए नेट पे इसके बारे में ज़रूर जाके पढ़ना। इसका वेबसाइट ज़रूर खोल के देखना। आज यहाँ पे कुछ खास नहीं है, बस ये है कि किस तरह से जो है अगले 4 वर्षों में 25 नई औद्योगिक जो है संगठन जो है वो खुलेगी देश भर में। और साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट बात, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है प्लग एंड प्ले मॉडल। देखो यहाँ पे दिया हुआ
इसको प्लग एंड प्ले सुविधा। क्या होता है प्लग एंड प्ले सुविधा? चीन की जो कंपनी, जो मान लो अमेरिका की कंपनी चीन में है या जापान की कंपनी चीन में है, वो अगर चीन छोड़ के भारत आना चाहती है तो भारत सरकार उसे सुविधा देगी। मान लो यहाँ पे पूरा एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया हुआ है भारत सरकार, यहाँ पे पूरा एक घर वगैरह बना हुआ है, यानी चीन को कंपनी को अब आके क्या करना है कि इस घर में शिफ्ट करना। चीन की जो कंपनी है, चीन में कंपनी है, जापानीज कंपनी है या अमेरिकन कंपनी है, जो वहाँ चीन छोड़ के आना चाहते हैं भारत, वो डायरेक्टली इस घर में शिफ्ट करेगी। इस घर में वो सारी सुविधा होगी, इलेक्ट्रिसिटी होगी, अन्य सारी की सारी सुविधा होगी, यानी गवर्नमेंट बना बनाया उसे सेटअप देगी। ऐसे क्या होता है नॉर्मली कि अगर कोई कंपनी मान लो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करती है तो वो पहले ज़मीन खरीदती है, उसके बाद घर बनाती है और उसके बाद जो है अपना प्लांट लगाती है, तो काफ़ी समय लगता है। यहाँ पे सरकार कह रही है कि आपको सारी सुविधा बना बनाया ही मिलेगा, आप आइए चीन से लौट के भारत में निवेश कीजिए, राइट। तो इसी को कहा जाता है प्लग एंड प्ले मॉडल। सारी चीज़ बना बनाया कंपनियों को मिलेगी, बस कंपनी को क्या करना है, अमेरिकन कंपनी को, जापानीज कंपनी को या अन्य देश की कंपनी जो चीन में इन्वेस्टमेंट की हुई थी, चीन में अपना प्लांट लगाई थी, वो बस आए इंडिया और काम शुरू कर दे, उसे इंडस्ट्रियल इकाई बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। प्लग एंड प्ले मॉडल, राइट। ओके 27 मिनट। ईरान में फरजाद बी गैस फील्ड से बाहर होने के कगार पे भारत। देखो यहाँ पे सबसे पहले बेसिक आपको समझना होगा। ये तो मान लो आपने समझ लिया कि ईरान में एक फरजाद बी गैस फील्ड है जिससे भारत को अलग कर रहा है, ये आप समझ रहे हैं। साथ ही साथ ONGC विदेश लिमिटेड, OVL इसे कहा जाता है, ONGC विदेश लिमिटेड, ONGC का एक पार्ट है जो विदेश में इन्वेस्ट करने का काम करती है। मान लो किसी विदेश के किसी देश में या किसी अन्य देश में वर्ल्ड के कोई निवेश करना होगा गैस में, तो ये कंपनी काम करेगी, OVL। अब इसके बेस में जाओ, न्यूज के बेस में जाकर के समझना जरूरी है। एक पॉइंट है JCPOA, जिसे ईरान न्यूक्लियर डील कहा जाता है। क्या था ईरान न्यूक्लियर डील? ईरान न्यूक्लियर डील 2015 में लंबे कूटनीतिक वार्ता के बाद संपन्न हुआ। विश्व के कई देशों को पता चला कि ईरान जो है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है, तो ऐसे कंडीशन में अमेरिका सहित विश्व के 5 देश ने करार किया ईरान के साथ कि आप न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी डेवलप करना बंद कीजिए, ठीक है, अदरवाइज हम आप पे जो है एक्शन ले लेंगे, हम आपको प्रतिबंधित कर देंगे। तो ऐसे भी अमेरिका ने ईरान को प्रतिबंधित कर दिया था, राइट। तो अमेरिका के प्रतिबंधित करने का मतलब होता है कि डॉलर आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डॉलर रेगुलेट होता है अमेरिका के द्वारा, राइट। ईरान की स्थिति खराब हो गई और ईरान मजबूर हो गया ईरान न्यूक्लियर डील पे साइन करने में। 2015 में ईरान न्यूक्लियर डील साइन हुआ, ईरान और अमेरिका सहित 5 देशों के साथ। कौन कौन सा देश था? तो देश था P5+1, इसे कहा जाता है। P5 क्या हुआ? परमानेंट मेंबर, 5 परमानेंट मेंबर जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के हैं, अमेरिका, रशिया, चाइना, ब्रिटेन, फ्रांस, राइट। और साथ ही साथ एक जो अन्य देश है वो जर्मनी है। तो ये 6 देश मिलकर के ईरान के साथ समझौता किया। अब क्या हुआ, जब ट्रम्प साहब अमेरिका के राष्ट्रपति बने 2018 में, ये जो 2015 में हुआ था, ये अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा के समय में साइन हुआ था ईरान न्यूक्लियर डील। 2018 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रम्प साहब ने आरोप लगाया ईरान पे कि ईरान जो है न्यूक्लियर डील साइन करने के बाद भी टेक्नोलॉजी बना रहा, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बना रहा। और उसके बाद क्या हुआ कि अमेरिका इससे वापस ले लिया। अमेरिका न्यूक्लियर डील से, ईरान न्यूक्लियर डील से अमेरिका बाहर हो गया। हालांकि जो अन्य 6 देश में एक अमेरिका निकला, अन्य देश उसमें शामिल थे, बावजूद इसके ईरान न्यूक्लियर डील काफ़ी कमज़ोर पड़ गई, क्योंकि अमेरिका ने जो है ईरान पे प्रतिबंध लगा दिया। और उसके बाद क्या हुआ कि अमेरिका जो है अपने जो
इनके मित्र देश हैं उन पे जो है ये दबाव बढ़ाना शुरू किया कि वो ईरान से जो है व्यापार करना बंद करें, और अमेरिका ने इंडिया पे भी दबाव बनाया। और अमेरिका के दबाव के बाद भारत ने ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया। भारत के लिए कन्वीनियंट था, भारत के लिए अच्छा था ईरान से तेल खरीदना। भारत ईरान से तेल खरीदता था तो ये एक अच्छा था, भारत को थोड़ा सस्ता भी मिलता था, और डॉलर के जगह इंडिया जो है रुपये में भी पेमेंट कर सकता था ईरान को। बावजूद इसके अमेरिका के दबाव के आगे झुकते हुए भारत ने ईरान से तेल खरीदना बंद किया। अब देखो ईरान के पास क्या ऑप्शन था। ईरान के पास अमेरिका का ऑप्शन था, राइट, लेकिन अमेरिका ईरान का साथ नहीं दे रहा। अमेरिका जो है ईरान पर प्रतिबंध लगा दिया। तो दो ऑप्शन रहता है ईरान के पास था, एक तो यूएसए था, यूएसए ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया, और दूसरा चाइना बचा। तो यूएसए ने प्रतिबंध लगा दिया तो इंडिया भी एक तरह से ईरान के साथ प्रत्यक्ष कारोबार नहीं कर रहा है अभी, कुछ जगहों को छोड़ दिया जाए तो। दूसरा है चाइना। चाइना ने ईरान में निवेश करने की जो बात कही वो $450 बिलियन ये कहा चाइना ने कि वो ईरान में इतना निवेश करेगा। अब आप ये समझो कि लगभग $45 बिलियन के आसपास उन्होंने पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया चाइना ने, और इसका 10 गुना अधिक वो ईरान में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। तो इसी कारण धीरे धीरे आप देखोगे कि ईरान में जो काम भारत कर रहा है उससे धीरे धीरे ईरान जो है भारत को बाहर कर रहा है। चाबहार जो परियोजना है उससे भी धीरे धीरे इंडिया को बाहर कर देगा। चाबहार में रेल लाइन जो इंडिया बिछा रहा था, रेल लाइन से इंडिया को ऑलरेडी बाहर कर दिया है। और साथ ही साथ ये जो फरजाद बी गैस फील्ड है इससे भी भारत को बाहर कर दिया है। क्यों? क्योंकि अब वहाँ पे चीन निवेश कर रहा है, राइट। तो उम्मीद करता हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो जब तक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो ना तब तक ये टॉपिक एग्जैक्टली पता नहीं चलता। बस ये देख लेना कि दुनिया की सबसे बड़ी कॉफ़ी पेंटिंग जो है बनाया गया है, इसे बनाया किसने? इसका नाम है ओहुत अब्दुल्ला अल अलमल अलमकी ओहुत अब्दुल्ला अलमकी। इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में दर्ज हुआ है। कॉफ़ी पेंटिंग ये है, एक महिला है, सऊदी अरब की एक महिला है, इन्होंने बनाया है, ओहुत अब्दुल्ला ने बनाया है। तो बस नाम याद रख लेना, पूछा जा सकता है आपसे। बाकी ताइवान को लेकर के चीन अग्रेसिव है, वो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। देखो अल्पाइन तकनीक से कालानाग चोटी पे आरोहण। अल्पाइन तकनीक क्या होता है? विदेश में काफ़ी फेमस है ये तकनीक। क्या होता है कि जब कोई पर्वतारोही चढ़ना शुरू करते हैं पर्वत पे तो अपने साथ टेंट लेके चलते हैं, स्लीपिंग बैग लेके चलते हैं, खाने का सामान ले चलते हैं। क्या करते हैं, मान लो वो उसको पर्वत पे चढ़ना, तो टेंट लगा दिया बीच में, कहीं वो आराम कर लिए, खाना अपने से बनाया, खाना खा लिया, उसके बाद वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं। तो इसी को कहा जाता है अल्पाइन टेक्नोलॉजी। और इसी अल्पाइन टेक्नोलॉजी के द्वारा कालानाग चोटी पे जो है चढ़ा गया है इनके द्वारा, राइट। तो कालानाग चोटी कहाँ है? तो कहाँ पे है? ये उत्तराखंड में पड़ता है। अल्पाइन टेक्नोलॉजी क्या है ऑलरेडी हमने आपको बता दिया। अंतरिक्ष में टकराने से बचा स्पेस जंक। देखो अंतरिक्ष में क्या है ना, स्पेस जंक काफ़ी बढ़ गया। मान लो जो 1975 के आसपास जो मिसाइल छोड़ा गया होगा, तो आज वो मिसाइल काम नहीं कर रहा। कई सारे भारत के मिसाइल काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो क्या हो रहे हैं कि वो पृथ्वी के चारों ओर अंतरिक्ष में घूम रहे हैं। उस पर जो है यहाँ के माध्यम से रेगुलेट नहीं किया जा सकता, इसरो के माध्यम से उसे रेगुलेट नहीं किया जा सकता। तो इसी को कहा गया स्पेस जंक। और स्पेस जंक के लिए एक यूरोपीय यूनियन ने एक मिशन लाया था। इस मिशन का नाम है रिमूव डेब्रिस। इसके तहत उन्होंने जो है कुछ सैटेलाइट लॉन्च किए थे, और वो सैटेलाइट का काम क्या था कि जो स्पेस जंक है उसको नीचे धरती में ला करके जो है समुद्र में गिरा देना, राइट। तो रिमूव डेब्रिस मिशन का नाम याद रख लेना, यूरोपीय यूनियन के द्वारा चलाया गया था, और इसका काम था अंतरिक्ष कचरे को साफ करना या हटाना। चलते हैं क्वेश्चन पे। अब
देखो ग्लोबल हंगर इंडेक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वनडे एग्जाम में, स्टेट पीसीएस में लगातार पूछा जा सकता है, बीपीएससी यूपीएससी आपसे नहीं पूछेगा, कल हमने डिटेल से डिस्कस किया था। इसका जो स्थान 2020 में भारत का है वो है 94th पोजीशन पे, और इससे पहले जो 2019 में भारत का स्थान था 102 था, उससे पहले 2018 में 103 था, तो 20 में 94, 19 में 102 और 18 में था 103 स्थान पे। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।